बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कस्बे कमाल। आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत मुमताज शायर, अदीब, मुतरजम और नक्काद जनाब डॉक्टर खालिद इकबाल यासर। खालिद इकबाल यासर साहब का कलमी सफ़र लगभग 5 दहाइयों को मुहीत है और इस कलमी सफ़र के दौरान 30 से ज़ायद कुतब इनकी शाया हो चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान से अपनी आला अदबी खिदमात के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज़ जैसा सिविल एजाज़ हासिल कर चुके हैं। आइए डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनके कस्बे कमाल का अहवाल जानते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कि आपने इज्जत बख्शी। तो डॉक्टर साहब पहला सवाल मेरा आपके इब्तदाई हालात ज़िंदगी के हवाले से। बहरा ज़िला सरगोदा में आपकी पैदाइश हुई, तो ये फरमाइए कि बचपन कैसा गुजरा और कुछ ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से बताइए। तेरह में मेरी पैदाइश तो हुई है, लेकिन मेरा बचपन वहाँ नहीं गुजरा, सरगोदा में गुजरा। मेरी इब्तदाई तालीम भी C.Com B.Com तक सरगोदा की है, कॉमर्स की जी। और उसके बाद B.Com ऑनर्स के लिए मुझे इंटरविंग एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वजीफ़ा मिला था। तो लेकिन वो 1971 में जब सकूत ढाका हुआ तो मुझे वापस आना पड़ा। तो फिर कॉमर्स से मैं सोशल साइंसेज की तरफ और फिर अदब की तरफ निकल गया। सही है। तो बचपन ऐसा ही था जैसे दरमियाने तबके के किसी खानदान के बच्चे का होता है। अलबत्ता चूँकि ख़ानदान में कुतुब खाने 2-3 थे और मेरे नाना मौलवी मोहम्मद बख्श जो थे वो अपने ज़माने के बहुत बड़े मुस्तशरिक थे जी। तो वो कोई जेनेटिक्स में भी जीनियाती तौर पर भी असर अदब का अदबी रुझान जेनेटिक्स उसमें पैदा हुआ। अच्छा, आपने अपने लड़कपन में जो है एक रसाला निकाला था और उसके बाद अपने तालीमी इदारों के स्टूडेंट मैगजीन एडिटर भी रहे। एक रिसाला, हम एक तंजीम थी सरगोदा में, अंजुमन खुदाम पाकिस्तान, नाम तो गैर अदबी सा है लेकिन हम काम सारा अदब नहीं करते थे। तो उसके तहत एक रिसाला संग मील के नाम से हमने शुरू किया था, जो हाथ से लिखा जाता था। अच्छा। और वो टाइटल भी उसका हाथ से हमारे दोस्त थे वो बनाया करते थे। तो वो लिखने के बाद हम उसको आपस में सर्कुलेट करते थे। सही है। क्योंकि हमारे पास रिसाला छपवाने के अखराजात नहीं होते थे। तो ऐसा लगता है कि जैसे जो बाद में मेरा जो कैरियर है वो मुदीर का रहा सारी उम्र तकरीबन, तो उसकी अल्लाह ताला खुद ही गैर महसूस तरीके से मेरी तरबियत कर रहा है। बुनियाद भी वहीं रखी, बुनियाद वहीं से। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि आप कब समझते हैं कि आपके अदबी सफ़र का आगाज़ इस नुक्ते से हुआ? एक बैनुल-कुलियाती मुशायरा था एबटाबाद में जी, कुल पाकिस्तान, उस वक्त 1 यूनिट होता था। तो वहाँ मैंने एक नज़्म पढ़ी जी। उस नज़्म पे मुझे 3रा इनाम मिला। अच्छा। अब वो नज़्म मेरी नहीं थी, अच्छा, मेरे उस्ताद की थी, मलिक मोहम्मद अब्बास मरहूम की। तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने किसी दूसरे की लिखी हुई नज़्म पे इनाम हासिल किया। तो मैंने उस वक्त ये सोच लिया था कि मैं आइंदा जो मुशायरा कोई ऐसा हो बर्पा हुआ तो उसमें अपनी लिखी हुई गज़ल या नज़्म पढ़ूंगा। तो उसके बाद मैंने बाकायदा तरबियत भी हासिल की उरूज की। तो उसके बाद खुद मैंने गज़ल कहना शुरू की। अच्छा, तो कोई पहला शेर या उस दौर का आपको कोई अपना कलाम याद हो तो ज़रूर अनायत फरमाइए। उसमें एक पहला तो मैंने एक तरह मिसरा पे एक गिरा लगाई थी कि कह रही हैं मुझसे ये इंसान की मजबूरियाँ, कह रही हैं मुझसे ये इंसान की मजबूरियाँ, जिंदगी एक जख्म है और जख्म भी ताज़ा नहीं। वाह, जिंदगी एक जख्म है और जख्म भी ताज़ा नहीं। वाह। तो ये कब की बात है, किस उम्र में आपने कहा पहला शेर? 1967 की बात है ये। अच्छा। क्योंकि वो मुशायरा भी 1967 में हुआ था। और उसके बाद 1969 में सैयारा डाइजेस्ट जो सैयारा डाइजेस्ट में महानामा सैयारा जो नईम सिद्दीकी जिसकी इदारत करते थे, उसमें मेरी एक नज़्म छपी थी इतराफ़ के नाम से। फिर 1970 में मेरी 2 गज़लें फ़नून में शाया हुई। सही। और उसके बाद कोई ऐसा अहम अदबी पर्चा नहीं है तो उर्दू का जिसमें मेरा कलाम शाया नहीं हुआ। सही सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब सवाल थोड़ा सा हम दोबारा पीछे से जाते हैं। अमली ज़िंदगी का आपने आगाज़ किया एक बैंक ऑफिसर की हैसियत से, उसके बाद आप अकादमी अदबियात पाकिस्तान के सरबराह भी रहे, उर्दू साइंस बोर्ड, नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी समेत कई इदारों के अपने निज़ामी सरबराह रहे। आजकल अब नमल यूनिवर्सिटी वाबस्ता है। तो इस सफ़र में पड़ाव कहाँ कहाँ रहा
उस हवाले से बताइए। मैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक में हुआ था ऑफिसर जी। उसके बाद मैं वो मुलाजमत छोड़ के मैं मस्कत चला गया, सल्तनत ओमान जी। उसके महकमा दिफा में मैंने अकाउंट्स में मैंने मुलाजमत की को सवा दो साल। तो उसके बाद मैं वापस आया। मैं ये समझता था कि मेरी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि मेरी अधूरी रह गई थी तालीम, मैंने सिर्फ BA किया हुआ था। तो वापस आके मैंने कायदा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और MSc किया पाकिस्तान स्टडीज में। सही। और इसी दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी से तारीख में MA किया। अच्छा। 2 MA किए और उसमें मैंने यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की कायदा यूनिवर्सिटी में जी। तो उसके फौरी बाद एक एजेंसी फॉर बारानी एरियाज डेवलपमेंट है, इदारा बराए बारानी देही तरक्की जी। उसमें मैं शोबा मतबूआत में असिस्टेंट डायरेक्टर में तैनात हुआ। पंजाब हुकूमत का है ये। तो वहाँ से मैं अकादमी अदबियात पाकिस्तान में चला गया 6-7 महीने बाद बतौर डिप्टी डायरेक्टर एडिटर। सही। और फिर वहाँ मैं उस इदारे में रहा 2000 तक। और उससे मैं डिप्टी डायरेक्टर से डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर जनरल के ओहदे तक पहुंचा। वहां से फिर एक और इदारा था एकेडमी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जी। उसमें कुछ 1 साल डायरेक्टर रहा। वहां से जब मेरा तबादला हुआ तो ये इदारा मेरे सरबराही में आ गया, उर्दू साइंस बोर्ड जी। उसमें मैं कोई 7-8 साल रहा। और उसके बाद फिर मैं अकादमी अदबियात पाकिस्तान में 2 बार फिर मैं डायरेक्टर जनरल रहा। और बीच में एक इदारा था कौमी मरकज बराए आलात तालीम। अच्छा। उसका चार्ज भी मेरे पास रहा। फिर नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी कुछ अर्सा रहा। फिर मेरी जो रिटायरमेंट है वो 2012 में वहाँ से हुई उर्दू साइंस बोर्ड से। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो पहला शेरी मजमूआ है दरोबस्त 1990 में आया जी जी। और अब तक 4 मजमूए आ चुके हैं जी जी। अच्छा, इसके अलावा आपने कई असनाफ में काम किया है, तो ये फरमाइए कि कौन कौन सी किताबें आ चुकी हैं और किन किन पे काम जारी है? इसमें असल में मुख्तलिफ 9 किस्म की किताबें हैं। तराजिम भी हैं, तनकीद भी है, 6-7 किताबें तराजिम की हैं, जिसमें शायरी भी है, फिक्शन भी है जी। और हवाला जाती किताबें भी हैं, जिसमें नोबल इनाम याफ्ता जो अफराद हैं मुख्तलिफ शोबों में, उन पे कुछ 6 जिल्दों में तकरीबन इंसाइक्लोपीडिया किस्म का एक काम है वो। और एक है उर्दू साइंस इंसाइक्लोपीडिया जो 10 जिल्दों में है जी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफिया और साइकोलॉजी उसके कोई कॉन्सेप्ट्स जो हैं और शख्सियात जो हैं वो कुछ 3000 के लगभग हैं। तो 10 जिल्दों में वो किया। इसके अलावा एक कनाडा की तारीख पे पहली उर्दू की किताब सही, वो भी मेरी लिखी हुई है। तहकीको तनकीद में अहवालो आसार मेरी किताब थी जिसमें तनकीदी मज़ामीन थे जी। अल्लामा इकबाल पे एक किताब है जदीद तहरीकात और इकबाल जी। और एक और है जो तहकीकी मज़ामीन पर मुश्तमिल है, अदब और ज़माना जी। अब एक और किताब आने वाली है जिसका नाम है खिराज। अच्छा। जो मैंने सारी ज़िंदगी लोगों के फ़न और शख्सियत पे जो मज़ामीन लिखे हैं उस खिराज में वो मज़ामीन शामिल होंगे। इसके अलावा कोई 2-3 मजमूए हैं शायरी के, वो ज़ेर तरतीब हैं। अच्छा, तराजुम में मोहब्बत रोशन रहती है, अंदाज जी जी, फूल बूटे जी बिल्कुल जी। ये फेडरिको मायोर एक स्पेन के शायर हैं, उनकी नज़में हैं अंदाज ही का तर्जुमा फुल बूटे के नाम से है। फिर मोहब्बत जी हाँ पंजाबी में मोहब्बत रोशन रहती है, काज़किस्तान के कौमी शायर हैं आबाई कुननबाई, उनकी नज़में हैं। एक है डेल्फी का रथबान जी, एक स्वीडिश एक शायर थे पीटर कुरमैन, उनकी नज़में हैं। अच्छा, आपकी अपनी शायरी की कुतुब हैं दरोबस्त, गर्दिश, रुखसती जो आपकी तवील नज़्म है जी, और मिजाज जी जी जो आपकी आखिरी अब तक है। अच्छा, ये फरमाइए कि आपको ज़ाती तौर पर शायरी में नज़्म कहना पसंद है या गज़ल? वैसे तो दोनों पसंद हैं, लेकिन एक रुझान होता है ना इंसान का, तो वो गज़ल की तरफ ज़्यादा है।
नज़्म मैंने बहुत कम लिखी थी, लेकिन रुखसती जो नज़्म मैंने लिखनी शुरू की तो वो सारी नज़्म की जो कमी थी, कसर थी, वो इसलिए निकल गई कि वो एक तवील नज़्म है, तो पूरी एक किताब है। तो पसंद है मुझे नज़्म लिखना भी, लेकिन इसीलिए शायद मेरी जो मिजाज में नज़्म भी है, मैं समझता हूँ, इसलिए कि जो मेरी गज़ल है ना वो ज़्यादातर गज़ल मुसलसल है। वो गज़ल मेरी नज़्म के करीब हो जाती है उसका थीमेटिक हवाले से। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं और फिर आपके साथ गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बायस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिएंट ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करें और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। तारक अंकल, पिक्चर्स खिंचवाने हैं। आजा। बैंक के जॉब एप्लीकेशन के लिए एक और, सिंगिंग कॉन्टेस्ट फॉर्म के लिए 1 लाख, पार्ट टाइम MBA फॉर्म के लिए कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ जो बाल हो सेकंड लॉन्ग, केराटिन योगर्ट से बना न्यू कंफर्ट सेकंड लॉन्ग, इससे मुझे मिले 2 गुना घने बाल। इतना सब एक साथ करूँ? एक ही तो लाइफ है, सब करूंगी with 2 times thicker balls, style से do it all। अरे आज फिर बाल धोए? रोज रोज बाल धोना अच्छा नहीं होता बेटा, बाल कमजोर हो गए तो। अम्मी, रोज रोज दूध क्यों अच्छा होता है? क्योंकि दूध में है प्रोटीन जो हमें मजबूती देता है। और मेरे लाइफ बॉय शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बालों को मजबूती देता है। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बालों की नशोनुमा करे और उन्हें बनाए मजबूत। चलो आज का प्रोटीन ले लो, बालों का प्रोटीन। लाइफ बॉय शैम्पू, जितनी बार मजबूत बाल उतनी बार। लो, ये कहाँ गया विकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। हाफ टाइम में दाग निकलेंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। सर्फ एक्सेल। धूल, मिट्टी और जरासीम आपकी सर की जिल्द में जमकर डैंड्रफ का बायस बन सकते हैं। क्लियर मैन न्यूट्रिएंट ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ जिल्द की तह तक सफाई करें और दे अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। क्लियर मैन, अनबीटेबल डैंड्रफ प्रोटेक्शन। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आपने शायरी भी की है, आपने तराजुम भी किए हैं, आपने तहकीक तर्जुमा भी किया है, तो इन सारी चीज़ों में आपके दिल के करीब कौन सी संत है? मैं हूँ तो बुनियादी तौर पर शायर। हर शायर का जवाब यही होता है कि अगर जो शायर है ना वो अपने आप को अपनी शायरी ही पसंद करेगा सबसे पहले। लेकिन उसमें ये है कि जब मेहनत करना शुरू की तो कोशिश की कि जो बाकी स्टाफ भी हैं उनमें अपनी तरफ से कोई कसर न रह जाए। सही। और तहकीक में या तनकीद में जब अपना जौहर आजमाया तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें भी उसका जो रिस्पांस है वो अच्छा ही आया। और कोशिश यही की कि जो भी जिस मौजू पे कलम उठाएं उसमें अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़े। बारह रह तो जाती है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी PhD इकबालियात पर थी, तो इकबाल पर PhD करने की कोई खास वजह? उसकी खास वजह बहुत सादा सी है, इसमें कोई ऐसी रुझान का भी शायद दखल इतना नहीं है, लेकिन इकबाल से वैसे मोहब्बत तो अपनी जगह है बतौर कौमी शायर और बतौर शायर। चूँकि मैं खुद शायर हूँ तो मैं अल्लामा इकबाल को बहुत ज़्यादा मैं दर्जा देता हूँ शायरी में। सही। और मैं समझता हूँ कि हम इकबाल के बाद इकबाल के दौर में ही जी रहे हैं। अच्छा। और इकबाल के बाद कोई अजीम शायर, हमारे यहाँ अजीम शायर का लफ्ज़ बड़ी आसानी से लोग इस्तेमाल करते थे, मैं सुपरलेटिव इस्तेमाल करना बतौर नकाद मुनासिब नहीं समझता। तहकीक में भी और मरूबियत मेरे मिजाज में नहीं है किसी से भी, लेकिन इकबाल से बहरहाल मैं इंस्पायर्ड हूँ। और इकबाल के बाद एक बड़ा अजीम शायर जो है वो आएगा, कभी जरूर आएगा। आया नहीं अभी तक, और हम सब ने उस अजीम शायर की ग़िज़ा बनना है। अच्छा।
अच्छी बात है जी हाँ। तो ये जो है ना, बहरहाल हम अपनी से कोशिश, जो हमारी अपनी सलाहियतें हैं उसके मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि अच्छी शायरी कर सकें और वो लोगों की समझ में भी आए। अगरचे उर्दू कमज़ोर होने के बायस अब हम जैसे जो शायर हैं, इकबाल को तो एक तरफ, हम जैसे शायरों को समझना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में या बैरून मुल्क आपकी पसंदीदा अदबी शख्सियत कौन सी है? इकबाल ही हैं। अच्छा, इकबाल ही जी, मेरे लिए तो इकबाल जो है उनसे कोई भी आगे नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अकेडमी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के डीजी भी रहे हैं, कई दरसी को तो आपने तरतीब भी दी है, इस वाले से आपका काम बड़ा वसी है। तो अपने तजर्बे की रोशनी में बताइएगा कि जो बात की जाती है कि उर्दू ज़ुबान को ज़रिया तालीम होना चाहिए, तो उसके लिए हमें कौन से इक़दाम करने होंगे? अच्छा, एक तो ये है कि एक मैट्रिक टैक्स स्कीम शुरू हुई थी जिसके तहत कोई 34 जो हैं फ़नून, अमली फ़नून जो हैं, उन पे दरसी किताबें डेवलप करनी थी। तो मैंने कोई 17 बल्कि 18 किताबें जो हैं उनमें डेवलप की, शाया की, और उसके साथ 17 मैनुअल्स भी शाया किए, क्योंकि वो अमली फ़नून थे, जो इलेक्ट्रीशियन और इस तरह के जो होते हैं, तो फर्नीचर साजी और किश्ती साजी इवन, और ट्रैक्टर की मरम्मत हो गया, इस तरह की। उनमें से बहुत सी किताबें इतनी मकबूल हुई कि उनके 30-30, 40-40 एडिशन छप चुके हैं, और वो सारी किताबें उर्दू में हैं। तो इसके बाद जो बाकी, हमने तो अपने ज़माने में फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है वो उर्दू में पढ़ी थी, रियाजी भी हमने उर्दू में पढ़ी, और हमें कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। तो उर्दू जो है बतौर ज़रिया तालीम बिल्कुल नाफिज की जा सकती है, लेकिन उसे सही तरह से आजमाए बगैर हमने छोड़ दिया और बीच में हम अंग्रेज़ी ज़ुबान ले आए। अंग्रेज़ी सीखना जो है बहुत ज़रूरी है। उर्दू की हमायत का मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेज़ी की नफ़ी कर रहे हैं या अपनी दूसरी जो ज़ुबानें हैं, पाकिस्तानी ज़ुबानें, उनकी आप नफ़ी कर रहे हैं। इलाकाई ज़ुबानें या हर एक की अपनी अहमियत है, लेकिन उर्दू जो है वो इन हमारी तमाम इन ज़ुबानों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ज़ुबान है और जदीद ज़ुबानों की तारीफ पर पूरा उतरती है। तो इसमें 200-250 साल से बेशुमार इस्तिलाहात जो हैं वो वज़ा हो चुकी हैं तकरीबन हर मैदान में, तालीम के हर मैदान में, दफ्तरी तौर पर। तो लेकिन नाफिज किए बगैर और उसे तजर्बा मुकम्मल हुए बगैर आपने उसको एक तरफ रख दिया, तो इस वजह से मुश्किल हो गई है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि उर्दू जो है बहुत आसानी के साथ आप ज़रिए तालीम के तौर पर नाफिज कर सकते हैं। उसमें से जो एक तो ऐसा कदम है कि जो मैंने बहुत पहले 74-75 में जब मैंने एक जिक्र किया था उसका एक जगह, कि सिविल सर्विसेज का जो मुकाबले के इम्तिहान है उसको अगर आप अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में भी इजाज़त दे दें, फिलहाल आप अंग्रेजी बिल्कुल वो ख़त्म तो करनी नहीं चाहिए, दोनों में इजाज़त हो, तो देखें कि आगे लोग किसको मुंतखब करते हैं। उससे ये होगा कि आपके वो जो ब्यूरोक्रेसी है मुस्तकबिल की, वो जब पहुँचेगी वहाँ तक उर्दू के ज़रिए, तो वो फिर उर्दू लिखने पढ़ने की आदी होगी और उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान इस्तेमाल करने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो उर्दू के ज़रिए ही इस मुकाबले के इम्तिहान में आगे आएंगे। फिर उनको भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो आपकी लेबर फोर्स है, जो क्लर्क हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, अगर वो सारे का सारा जो एक तबका पैदा होता है हुकूमत चलाने वाला, उनके लिए ज़रूरी है कि ज़रिए तालीम उर्दू में रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप बातें बता रहे हैं इसके लिए तो जो तर्जुमे का शोबा जो है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इतना मजबूत है पाकिस्तान में तर्जुमे का शोबा? तर्जुमे का शोबा सरकारी सरपरस्ती से महरूम है। जो इदारे बनाए गए हैं उनको जो है उनका नाकाफी फंडिंग है उनकी। अच्छा, उनको स्टाफ सही मुहैया नहीं किया जाता। फिर उसके आगे जो आपने तरबियती कोर्सेज कराने हैं या उनकी महारत में इजाफा करना है, इस्तेदाद में इजाफा करना है, उसके लिए भी कोई फंड मुहैया नहीं किए जाते, उसका कोई बाकायदा प्रोग्राम वजह नहीं किया जाता, क्योंकि उर्दू को बतौर दफ्तरी जुबान नाफिज करने के लिए कुछ संजीदा कोशिश हुई नहीं है आज तक। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है और बाकी अदालतें भी अब इस बारे में कुछ
اپنے اپنے جو ہے وزڈم جو ہے اس کو کام میں لا رہی ہیں، اور کچھ حکومت کی طرف سے بھی اس کے نفاذ کے لیے کچھ اقدامات شروع ہو رہے ہیں تو امید ہے کہ یہ جو کمیاں ہیں فنڈز کی، اسٹاف کی، تربیت کی، یہ دور کی جائیں گی آہستہ آہستہ. اور لیکن ایک بات ہے کہ تراجم آلریڈی بہت ہو چکے، کام بہت ہوا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کام نہیں ہوا. تو وہ جو کام ہوا ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو آپ اکٹھا کریں. اور اب تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسی ایک ڈکشنری لغت جو ہے، معیاری لغت تیار کرنے کی ضرورت ہے جس میں یکساں جو ہے تراجم ہوں، اصطلاحات کے بھی، دفتری جو عہدے ہیں ان کے نام بھی، ہر طرح کی، جیسے کہ دفتری خط کتابت کا جو انداز ہے اس کی جو ایک نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، اس کی کتابیں آلریڈی موجود ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ آپ اس کو معیار بندی اس کی کرنے کی ضرورت ہے اور یکسانیت لانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ایک اصطلاح کا ترجمہ یا ایک عہدے کا ترجمہ ایک شخص اور طرح سے کر رہا ہے، دوسرا اور طرح سے کر رہا ہے، وہ سمجھ نہیں رہا کہ یہ کس عہدے کے کس سطح کون سی ہے جس سے ہمیں یہ خط لکھا جا رہا ہے. تو اس کے لیے یکسانیت پیدا کرنے کے لیے ایک معیاری لغت بنانے کی ضرورت ہے جو کہ موجود بھی ہیں ایسی، لیکن سب کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے ایک کوئی ایسی مجلس استناد بنا دی جائے جو، اور لسانیات کے ماہرین کی مدد سے کہ وہ ایسی ایک لغت ترتیب دیں اور پھر اس کو پورے ملک میں اس لغت کو پھیلایا جائے اور وہ لوگوں کو وہ لغت جو ہے اس کے الفاظ، ذخیرہ الفاظ ہے وہ استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے. ڈاکٹر صاحب کو تمغہ امتیاز ملا، نیشنل بک کونسل کے 2 ایوارڈ آپ کے پاس ہیں، آپ کی فن اور شخصیت پر مقالات لکھے گئے ہیں. تو یہ بتائیے کہ جب آپ کے کام کا اعتراف ہوتا ہے تو ایک تو تخلیقی شخصیت ہے، اس پر اس اعتراف کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ جو داد ہے نا جی، وہ تو ایک فطری خواہش ہوتی ہے انسان کی. اگر داد نہیں ملے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی خاموشی ہو جائے، اس کی صلاحیتوں کو جلا نہ ملے اور وہ وہیں رک جائے. داد ضروری ہے اور حوصلہ افزائی ضروری ہے اور ریسپانس ضروری ہے، چاہے وہ منفی ہی ہو. ٹھیک ہے، میں منفی اور مثبت دونوں طرح کا جو ریسپانس ہے اس کو قبول کرتا ہوں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آخری سوال ہے میرا، اس کے بعد میں آپ سے آپ کا کلام ضرور سنوں گا. یہ بتائیے کہ ایک ادبی شخصیت کے نظر سے آپ پاکستان کا یا اردو ادب کا جو منظر نامہ ہے وہ کیسا دیکھتے ہیں؟ منظر نامہ اس وقت تھوڑا سا گدلایا ہوا ہے. اچھا، وہ ہمارے یہاں مفاد پرست کو جو کچھ ایک طبقہ ہے وہ چھایا ہوا ہے اردو شاعری پہ، مشاعروں کے ذریعے سے بھی، مذاکروں کے ذریعے سے بھی، اور ایک ہی طرح کے جو لوگ ہیں بار بار وہی جو ہے ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ میں نہیں کہتا کہ ان میں سے وہ لوگ کوئی ان میں صلاحیت نہیں، ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کو جب آپ محدود مواقع ہوتے ہیں تو پھر اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیے. جب آپ انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرتے تو اس سے پھر شکایات پیدا ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. اور جب آپ بار بار انہی کو موقع دیتے ہیں اور کسی جو باقیوں کے راستے روکتے ہیں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو اس سے جو ادب کا ارتقاء جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، یا کم از کم جو اچھا لکھا جانے والا ادب ہے مضافات میں اور دوسرے شہروں میں وہ سامنے نہیں آتا. وہ سامنے آنا چاہیے اور اسے سامنے آنے کا موقع دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا اختتام یقیناً آپ کے کلام پر ہوگا. اپنی پسند کا کوئی شعر، کوئی کلام ہمیں ضرور سنائیے. میں کوئی غزل آپ کو جی عطا کیجیے. نہ بلخ زیر نگی ہے، نہ بلخ زیر نگی ہے، نہ کیرواں میرے پاس. واہ. نہ بلخ زیر نگی ہے، نہ کیرواں میرے پاس. واہ. مکان کسی کے حوالے ہے، لا مکان میرے پاس. واہ 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 واہ. نہ بلخ زیر نگی ہے، نہ کیرواں میرے پاس. مکان کسی کے حوالے ہے، لا مکان میرے پاس. زمین آئے نہ آئے میرے تسلط میں. بہت خوب. زمین آئے نہ آئے میرے تسلط میں، ستارے میری پہنچ میں ہیں، آسماں میرے پاس. واہ 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 واہ. زمین آئے نہ آئے میرے تسلط میں، ستارے میری پہنچ میں ہیں، آسماں میرے پاس. کیا کہنے. نہ اختیار کسی پر، نہ احتیاج کوئی. نہ اختیار کسی پر، نہ احتیاج کوئی. کسی غلام کی خواہش، نہ باندیاں میرے پاس. واہ 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 واہ. کسی غلام کی خواہش، نہ باندیاں میرے پاس. پیام اس کے شب و روز آتے رہتے تھے. پیام اس کے شب و روز آتے رہتے تھے.
अमीर शहर भी आया था रायगां मेरे पास। वाह वाह, क्या बात, और हम उसके शब रोज आते रहते थे। अमीर शहर भी आया था रायगां मेरे पास। वाह वाह, वो जानते हैं कि मेरी जबान उनकी है। क्या कहने। वो जानते हैं कि मेरी जबान उनकी है, बड़ी उम्मीद से आते हैं बेज़बां मेरे पास। बहुत खूब, बहुत खूब। वो जानते हैं कि मेरी जबान उनकी है, बड़ी उम्मीद से आते हैं बेज़बां मेरे पास। वाह वाह, कोई न था मगर ऐसे लगा मुझे यासिर, अभी अभी कोई मौजूद था यहाँ मेरे पास। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर।